Hello everyone, myself Anup sir. Today we will learn about how to create more employment. पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर में और अन्य सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, या लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। आज हम प्राइमरी सेक्टर और बाकी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज करें, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होता है। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है। पहला प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में होता है कि अगर किसी जगह पे 5 लोग वर्किंग कर रहे हैं और उसमें से 3 को हटा दिया जाए, तो 5 में जो प्रोडक्शन हो रहा था, अब 3 लोग के निकालने के बाद यानी 2 लोग में जो प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों अगर बराबर है तो यानी 3 लोग क्या थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे थे। मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा था कि लेबर एफर्ट अच्छे से नहीं लग पा रहा था। तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेरोजगारी, जिसमें कोई जॉब ना हो। तो दो कंडीशन है, तो जॉब है तो पूरा लेबर एफर्ट नहीं लग पा रहा है, और दूसरा चीज़ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ही नहीं है। तो वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है कि वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि द गवर्नमेंट कैन बिल्ड कैनाल्स डैम्स टू इरिगेट लैंड एंड टेक सेकंड क्रॉप। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और अ, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इरिगेशन के लिए मानसून पे डिपेंड करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया या मध्य भारत में या साउथ इंडिया में जाएंगे, तो वहाँ पे केवल एक ही फसल लोग उगा पाते हैं, खारिफ। केवल खारिफ वाली फसल को लोग ग्रो कर पाते हैं, लेकिन राबी क्रॉप को नहीं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इसके लिए कर सकती है, गवर्नमेंट कैन बिल्ड कैनाल्स डैम्स पॉन्ड्स वेल टू इरिगेट लैंड एंड टेक सेकंड क्रॉप। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैनाल बना सकती है, नहरें बना सकती है, या डैम बना सकती है, जिससे सिंचाई करने में लोगों को क्या हो सके, सुविधा हो सके, और लोग एक साल में 2 क्रॉप उगा सके, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। उससे क्या होगा कि जब 2 बार क्रॉप जब होगा, तो उससे जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लोग एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा उनको मिलेगा। अगला है द बैंक कैन प्रोवाइड लोन सो दैट फार्मर कैन बाई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। देखिए लोग फार्मर्स क्या करते हैं, जब उनको सीजन आता है क्रॉप का, तो लोग पास के मनी लेंडर से या लैंड ओनर से क्या करते हैं, पैसे को उधार लेते हैं। लेकिन मनी लेंडर और लैंड ओनर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि पैसा बढ़ते बढ़ते उनको इतना पैसा देना पड़ता है वापिस, कि कई बार सुसाइड तक की नौबत आ जाती है फार्मर्स को। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यह है कि द बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन्स सो दैट फार्मर कैन बाई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। इसका सोल्यूशन है कि लोग बैंक से लोन लें, किसी मनी लेंडर से या किसी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ना लेकर के फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक से लोन लें। उससे क्या हो सकता है कि उनको, पहली बात क्या होगा, उससे कम रेट में उनको पैसा मिल जाएगा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो उसमें कम पैसे में क्या होता है, लोन मिल जाता है, जिससे फार्मर्स क्या होते हैं, वो पेस्टिसाइड या बाकी जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वो खरीद सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि लोगों के पास पैसे पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर उनको पैसा मिल जा रहा है, तो उससे अच्छा खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अगला है द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक बेटर रूरल रोड्स। गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, और स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स मतलब कोल्ड स्टोरेज बना सकती है, या स्टोरेज करने का व्यवस्था कर सकती है। और इसके अलावा बेटर रूरल रोड्स,
गांव के रोड को अच्छा कर सकती है गवर्नमेंट। दीज एक्टिविटी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर। देखिए, रोड अच्छा बनाने से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा करने से, और कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज क्षमता बढ़ाने से, इससे क्या होगा, पहली बार किसानों को फ़ायदा होगा कि वो अपने सामान को ट्रक में लोड करके भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं जहाँ पे इनको सेल करना है। और स्टोरेज अगर है तो जब इनके पास ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो उसमें स्टोर कर सकते हैं, बाद में मार्केट में भेज सकते हैं जब इसकी आवश्यकता हो। तो ये सब करके भी दीज एक्टिविटी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू नॉट टू जस्ट फार्मर बट आल्सो अदर सच एज दो चीज सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। तो पहली बात, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम जब बढ़ेगा तो ज़्यादा फार्मर इससे एम्प्लॉयमेंट गेट करेंगे। इसके अलावा फार्मर्स ही नहीं, जो ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज सिस्टम से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगला है एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंडस्ट्रीज कैन बी ओपनड एट विलेज लेवल। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको गांव लेवल पे खोला जा सकता है। जैसे क्या होता है ना कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री को भी शहरों में खुलाता है, तो उसी चीज़ को गांव में ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो फ्लोर मिल्स हैं, जो ग्राइंडर्स हैं, बड़े बड़े जो दाल बनाने वाले या मशीनें, उनको कहाँ लगा सकते हैं, उनको गांव में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोग खेती कर रहे हैं, उसके बाद जब खेती से जो टाइम बचा उससे वो आकर के मिल में काम कर ले रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्री को कहाँ पे लगाना चाहिए, इन सब इंडस्ट्री को गांव लेवल पे लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और सस्ते में लेबर भी मिल जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, लोग खेती भी कर लेंगे और साथ में कहीं पे काम भी कर लिए, तो डबल अर्निंग हो जाएगी उनसे। तो दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। इसके अलावा अगर एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाए तो नियरली 15 लाख से 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन सिस्टम में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी मिल सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि 10 लाख 20 लाख से आसपास एजुकेशन में भी मिल सकता है। और हेल्थ को अगर ध्यान दिया जाए गांव वालों को का, और रूरल एरिया में हेल्थ का ध्यान दिया जाए तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है कि हेल्थ हॉस्पिटल बनाए जाएँ गांव में, गांव लेवल पे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अदर सेक्टर की बात करें तो अगर टूरिज़्म पे ध्यान दिया जाए अच्छे से, टूरिज़्म पे ध्यान दिया जाए तो नियरली 35 लाख लोगों को जॉब मिल सकता है अगर सही से टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जाए इंडिया में, तो नियर अबाउट 35 लाख लोगों को क्या मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये बात रही कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाए इसके बारे में। अब देखिए, अब ये सब सारे जो मेथड हम देखे थे ये बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग है, बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए कि रोड बनाना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेंटेन करना, बैंक सबको लोन देना, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब कुछ क्विक रिजॉल्यूशन किया जाए, कोई उपाय किया जाए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क बनाया है, जिससे राइट टू एजुकेशन है वैसे ही राइट टू वर्क है। और इसके अंतर्गत क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। इसमें हर आदमी, हर गांव, एक रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट होता है कि गांव में कोई भी आदमी 100 डे का जॉब कर सकता है, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 100 डे का जॉब, अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उसको दिया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है 2005 में, राइट टू वर्क, टू इंश्योर द अबव द स्कीम ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 व लॉन्च। तो राइट टू वर्क के लिए एक योजना लागू किया गया, स्कीम लागू किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे पहले नरेगा बोलते थे लेकिन अब उसमें महात्मा गांधी को जोड़ दिया गया है तो मनरेगा बन गया है। तो ऑल दोज हु आर एबल टू एंड इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। जो लोग काम करना चाहते हैं या जो काम करने करने लायक हैं उनको गवर्नमेंट को क्या करना है कि उनको 100 डे का जॉब देना है, एक साल में 100 डे का जॉब गवर्नमेंट को देना है। जिसका अगर जॉब कार्ड बन गया उसको 100 डे का जॉब गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा।
इफ गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, यहाँ पे अलायंस होगा, टू द पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस टू द पीपल। मतलब उन अगर गवर्नमेंट जॉब देने में सक्षम नहीं है तो उस केस में क्या करेगी कि मान लीजिए जॉब नहीं दे पा रही है, काम नहीं दे पा रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट को उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि अगर पहली बात क्या है राइट टू वर्क में, राइट टू वर्क में है कि गवर्नमेंट को जो भी काम करना चाह रहे हैं उनको उनको 100 डे का जॉब देना है किसी भी तरीके से। अगर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है जॉब तो उनको 100 डे का फ्री में पैसा उनको देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही क्या है, राइट टू वर्क क्या मनरेगा है 2005। तो पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में क्या हो गया, मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, 100 डे का एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन अ ईयर फॉर ईच फैमिली विद इन 5 किलोमीटर ऑफ योर रेजिडेंस विद इन 15 डेज फ्रॉम अप्लीकेशन ऑन लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये आपका स्लोगन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, अभी तक हम पढ़े थे कि अब अगला जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मतलब सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम क्या पढ़े थे, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 तरह के सेक्टर होते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2 तरह के सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम जॉब को डिवाइड करें तो 2 तरह की जॉब होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं इसके जॉब गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितने साल तक नौकरी करना है, या मतलब जो जॉब है वो फिक्स है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब फिक्स नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि इसमें जो द सेक्टर इज गवर्न बाय वेरियस लॉ सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट। मतलब इसमें कई नियम जो सरकार के द्वारा बनाए गए कई नियम फॉलो होते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब नियम फॉलो नहीं होते हैं। और कोई ओवर टाइम भी नहीं मिलता है। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो कितना भी काम करें आपको पैसा उतना ही मिलेगा, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि ओवर टाइम अगर आप ज़्यादा काम करें तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप क्या आते हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो सब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। उसके ऊपर मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सब नियम कानून लगाए जाते हैं। मतलब कि इतना पैसा देना है, चाहे काम पूरा करना है चाहे ना करना है, पैसा देना ही पड़ेगा। इसके अलावा ओवर टाइम भी और फिक्स टाइमिंग है कि नहीं टाइम काम करना है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जितना एक्स्ट्रा काम करा पाए करा सकते हैं। जैसे जो आप देख सकते हैं कि जो किसी किराने स्टोर पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका फिक्स टाइमिंग नहीं होता, कभी जब लेट में हो गया, कभी पहले को, और इसके अलावा कुछ छुट्टी भी नहीं होता, उनका कोई हॉलीडे नहीं होता है। तो वो लोग किसमें आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। मतलब वे वर्कर जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रूल अप्लाई नहीं होता है और जिनका जॉब का कोई फिक्स नहीं होता, जब इच्छा किया तुम निकाल दिए, या कोई मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, कोई नियम कानून के ऊपर नहीं लगता है गवर्नमेंट का, तो इसे क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे। अब ये प्रॉब्लम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम बात करेंगे कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके लिए प्रोटेक्ट करने का जो तरीका है, द गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेज। गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू करना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो लागू ही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मिनिमम वेज मतलब तनख्वाह एकदम निश्चित किया जाए कि कम से कम इतना इतना सैलरी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या कर सकते हैं, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर। गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि इतना ही काम कोई आदमी कर सकता है, 8 आवर या 10 आवर। ये नहीं है कि जितना इच्छा किया उतना काम कराएं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर। अगला क्या कर सकते हैं इसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, द गवर्नमेंट कैन इनैक्ट न्यू लॉज ऑन ओवर टाइम एंड सैलरी रेंजेज। तो ओवर टाइम जो लोग कर रहे हैं उसके लिए नियम बनाया जाए,
कि ओवर टाइम इतना नहीं करा, अगर ओवर टाइम करा रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा उनको, ऐसा नियम बनाया जाए। और सैलरी रेंज बनाया जाए कि जो लोग सफाई कर्मी वाला काम कर रहे हैं उनका ये सैलरी रहेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। या जो लोग स्कूल में जॉब कर रहे हैं या कहीं किराना स्टोर पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये सैलरी रहेगा। तो सबके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबके लिए क्या करना चाहिए कि पहली बात ओवर टाइम के लिए पैसा मिलना चाहिए, और दूसरी चीज़ सैलरी रेंज होना चाहिए कि हाँ इतना सैलरी मिलेगा। इसके अलावा प्रोवाइड चीप लोन विथ लो इंटरेस्ट। जो छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जैसे जो लोग चौराहे पे सब्जी दुकान लगाए हैं या छोटा मोटा जो जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहिए कि उनको सस्ते रेट पे लोन दे। या जो छोटे मोटे जो पॉटर्स हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके लिए, वो भी क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड चीप लोन विथ लो इंटरेस्ट, उनको सस्ते में लोन दे सकती है ताकि वो अपने बिजनेस को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, और लोग अपने घर पे ही एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें। इसके अलावा ओपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। पहली बात, एक देखिए इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री और एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे छोटे मोटे जो घर के अंदर, या जैसे मान लीजिए जो वीवर्स होते हैं उनका क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, पॉटर्स हुए। तो ये लोग इनके इनके लिए क्या किया जाए, पहले बार लोनिंग की व्यवस्था की जाए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप।